हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। जो भी हमारे ऑनलाइन वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं वो आप पुनः उसका अध्ययन करते होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब विराम चिन्ह जब भी हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो जब हम लोग बोलते हैं उस वक्त तो हम इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जो हमारे बोलने की शैली होती है उसके माध्यम से हम इन चिन्हों को प्रकट करते हैं। परंतु जब हम लिखते हैं उसमें हमें इन चिन्हों का हमेशा बहुत ही ध्यान देना चाहिए और इन चिन्हों को ध्यान में रखकर ही हमें लिखना चाहिए कि हमें कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाना है। तो आज हम बात कर लेते हैं इन विराम चिन्हों के बारे में। आज का टॉपिक विराम चिन्ह। आज जो हमारा टॉपिक है वो विराम चिन्ह का है, इसलिए यह कुछ चिन्ह हैं जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह का मतलब होता है, विराम का अर्थ होता है कि रुकना। विराम मतलब रुकना, ठहरना या विश्राम करना। जब हम बोलते हैं, लिखते हैं तो जहाँ जहाँ भी हम रुकते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा है, विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। इसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि अपनी बात को उचित प्रकार से कहने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग ज़रूरी होता है। अपनी बात को उचित प्रकार से कहने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग ज़रूरी होता है या आवश्यक होता है। तो आज देखते हैं ये पूर्ण विराम। हमारा पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का अर्थ होता है जब वाक्य समाप्त होता है। जब वाक्य समाप्त होता है, जैसे कि उज्जैन धार्मिक नगरी है, उज्जैन धार्मिक नगरी है, तो जब वाक्य समाप्त हो गया तो वहाँ पे हमने कौन सा चिन्ह लगाया? पूर्ण विराम का जो यह चिन्ह है। इस चिन्ह को जब हम बोल लेते हैं और ख़त्म हो जाता है तो हम लिखित रूप में पूर्ण विराम को लगा करके उसे दर्शाते हैं। इसके बाद अल्प विराम। इसके बाद बात करते हैं अल्प विराम की। तो अल्प विराम वह है जब किसी शब्द के बाद अल्प समय तक रुकना हो। जैसे अल्प समय मतलब थोड़े समय के लिए। जैसे जारुल ने रबड़, पेंसिल, पेन तथा टॉफ़ी खरीदी। किसने? जारुल ने रबर, पेंसिल, पेन तथा टॉफ़ी खरीदी। तो ये जो रबर और पेंसिल के बीच का जो गैप है थोड़ा सा, क्षण भर का, उसे हम कॉमा या अल्प विराम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला अर्धविराम। अर्धविराम जब किसी वाक्य में अल्प विराम से अधिक समय तक रुकने की ज़रूरत हो, मतलब कि इस में जो समय लगता है इसमें उससे अधिक, यानी थोड़ा सा अधिक समय लगे, तब हम उसे अर्ध विराम कहते हैं। जैसे वह तो पढ़ रहा था, मैंने ही उसे बुला लिया। वह तो पढ़ रहा था, मैंने ही उसे बुला लिया। ठीक है। अगला हमारा आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए। जैसे कि हम कोई प्रश्न किसी से पूछते हैं मौखिक रूप से, तब तो हम इस चिन्ह को नहीं लगा सकते, सिर्फ हम बोल करके उसे प्रकट कर सकते हैं। और जब हम लिखते हैं तो जैसे क्या तुम कल आओगे? क्या तुम कल आओगे? आओगे क्या एक प्रश्नवाचक सूचक शब्द है। क्या, कैसे, क्यों, किस लिए, यह सब क्या है? एक प्रश्न सूचक वाक्य हैं, शब्द हैं, और इन्हें हम प्रश्न सूचक वाक्य में लगाते हैं और यह चिन्ह इसका इस तरह से होता है। अगला है हमारा विस्मय सूचक। विस्मय सूचक का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है। इसमें हम शोक, हर्ष, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को प्रकट करने वाले ये जो अव्यय शब्द होते हैं उनको लगाते हैं। हर्ष यानी खुशी, दुख, नफरत, ये सब जब भाव हम प्रकट करते हैं तो हम इनको लगाते हैं। ओह बेचारा घायल हो गया, छी कितनी बदबू है, शाबाश, बढ़े चलो। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये अव्यय शब्द हैं और इन्हें जब शोक भाव से या हर्ष भाव से या डर के भाव से हम व्यक्त करते हैं तो लिखित रूप में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। अगला यह हमारा है उद्धरण चिन्ह। क्या है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यह जब किसी वाक्य को उसी रूप में लिखा जाना हो,
जब हम किसी वाक्य को उसी रूप में लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको लिख के दिखाया गया है। कबीर दास जी कहते हैं, अर्थात कबीर दास जी की जो वाणी है वह सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इसे हम उद्धरण चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं और इसे हम यहाँ पे उनकी कही हुई बात को जैसे थी वैसे ही यहाँ पे लिखा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह से एक हमारा होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, जिसमें हम इसको सिर्फ एक लगाते हैं, जो इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा चिन्ह, यह इकहरा चिन्ह होता है। और ये जो दो होते हैं वह उद्धरण चिन्ह होते हैं, यानी ये डबल हो जाते हैं या दोहरे हो जाते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर यह एक कवि हैं जिनका नाम दिनकर भी है, इसलिए हम इसे इकहरे दो उद्धरण चिन्ह में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अपना निदेशक चिन्ह। अगला हमारा आता है निदेशक। निर्देशक यानी कि वार्ता, संवाद, कथोपकथन, सूची इत्यादि के बाद इसे लगाते हैं। कब लगाते हैं? वार्ता यानी बातचीत और संवाद के बाद हम इसको लगाते हैं। जब कभी कभी हम कोई लिस्ट या सूची बनाते हैं उसके बाद भी हम इसे लगाते हैं। जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद में और इस जीव जंतु में जो गैप है या जो हमने अंतर छोड़ा है उसमें हम इस तरह के चिन्ह को लगा करके हम अपने वाक्य को पूर्ण करते हैं, इसलिए इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अगला है हमारा कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। तो यह जो कोष्ठक है यह जो है शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है? यह जो शब्द हमने जब भी हम लिखित रूप में कोई शब्द लिखते हैं तो उनका अर्थ प्रकट करने के लिए भी लिखते हैं, और कोई सूची हो और उसको हमें हाईलाइट करना हो या महत्वपूर्ण तरीके से उसको दिखाना हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। यह इस प्रकार की होती हैं। देखिए जैसे कि प्रश्न संख्या होती है उसमें जो है क ख ग या 1 2 3 के तरह से दर्शाया जाता है, तो उसे हम कोष्ठक में करते हैं। दूसरा देख लीजिए, अ वर्ड स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अ एक वर्ड है परंतु वह एक स्वर कहलाता है, इसलिए ब्रैकेट में उसे या कोष्ठक में उसे स्वर की सहायता से दर्शाया गया है। विराम चिन्ह में आज पहले पार्ट में या पहले भाग में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके दूसरे पार्ट में हम दूसरा अध्ययन करेंगे, इसको आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।